हेलो एवरीवन, सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करके मूलतः पढ़ते हैं, एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। इसके साथ साथ इसमें हम भौतिक भूगोल को भी शामिल करते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय वस्तु है जो सबसे ज्यादा तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक रहता है, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ इसका डेटाबेस भी तैयार करना होता है। इसमें भारत के स्तर पर देखा जाए जो टॉपिक हैं वो वैश्विक स्तर पर भी पढ़ने होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो पहलू रहते हैं वहां पर देखा जाए तो भारत से संबंधित प्रश्नों की एक स्थिति देखने को मिलती है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वनडे एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विस एग्जाम तक यहाँ पे ज्योग्राफी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें रुचि रहती है लगातार इसको पढ़ने की और इसके संबंधित इससे जानकारी हासिल करने को लेकर। ज्योग्राफी को पढ़ने को लेकर के हम यहाँ पर देखा है स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर देखेंगे। पिछले साल के प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया और रिवीजन को यहाँ पर ऐसा बनाया गया है कि परीक्षा से पहले आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन के तौर पर इस वीडियो का यूज कर सकें। जैसे मैंने कहा, जब भी आप ज्योग्राफी को एक बार पढ़ लें तो ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार रिवीजन से पहले जो एक तरीका होता है कि रिवीजन एक ऐसा पहलू है जहां पर जितनी बार आप करते हैं उतना ही आप उस विषय में बेहतर होते जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर देखा जाए, जब भी आप एक बार अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, उन्हें करने में ज़्यादा टाइम लगता है, डिटेलिंग पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन परीक्षा के समय में यहाँ पर एक ऐसा वीडियो, एक ऐसे कह सकते हैं कि कम समय में रिवीजन करना जिसमें हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाए और उन पहलुओं पर भी हमारा ध्यान बना रहे या फैक्चुअल डेटा पर भी, जो कि परीक्षा में यहाँ पर ज़रूरी है। हम उन्हीं तथ्यों को लेकर के इसमें रिवीजन करने जा रहे हैं। हम भारत के भूगोल का चैप्टर वाइज में अध्ययन करेंगे और हर एक टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है और देखने के साथ साथ एक पहलू ध्यान रखना है कि जितनी बार हो सके आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें। एग्जाम से पहले जैसा कहा जाता है कि कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन के लिए यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार से ज्यादा देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं और ये वीडियो आपको यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं उसमें भी यहाँ पर एक हेल्प करेगा। इसीलिए इसे हमने एक क्वेश्चन आंसर वाइज यहाँ पर एक चैप्टर वाइज टॉपिक के तहत यहाँ पर पूरा का पूरा सीरीज यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है रिवीजन के लिए इस वीडियो को जरूर दें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, क्वेश्चन आंसर वाइज लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए पहला है सामान्य परिचय का टॉपिक। जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी में सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं क्या यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा रिवीजन के पर्पस से। देखिए भौगोलिक स्थिति को लेकर के जो क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे ही पूछा गया वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से यहाँ पर नहीं मिलती है। तो भूगोल जब भी आप पढ़ें तो मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। मैप में आप देखें तो भूटान को दिखना चाहिए। भूटान देखा जाए तो भारत में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर भारतीय राज्यों में या कैसे उत्तर पूर्वी यहाँ पर राज्यों में कौन से क्षेत्र से यहाँ पर नहीं मिलता है, तो मेघालय से आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है बेसिकली आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए। आपको ये पता होना भैया भूटान है, ठीक है, तो भूटान की जो सीमा है वो आपको कहाँ कहाँ किस क्षेत्र से लग रही है, तो वो अगर आपको यहाँ पर पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह भारत का राज्य तटरेखा पर स्थित है। तो किस तटरेखा पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको देखिए कितने सारे राज्य हैं, 9 राज्य हैं, जो कि आपको गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की जो सीमाएं हैं राज्य हैं वहां पर एक क्रमबद्ध तरीके से आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल सहित यहाँ पर टोटल 8 राज्यों से होकर यहाँ पर गुजरती है। इसी तरह आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी से आगरा का तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का यहाँ पर जो होता है वो कितना रह जाता है, मात्र 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। तो ये स्थिति भी आपको ध्यान रखना है। दोनों एक ही अक्षांश पर होने के साथ साथ यहाँ पे तापमान में आपको मूल अंतर दिखाई देता है ऊंचाई इत्यादि के कारण। इसके कारण संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है। मतलब जो दायरा है भारत का, यहाँ पर पूछा गया कि एक भौगोलिक जो क्षेत्र है भारत का विश्व का कितने परसेंट है, तो 2.4% है। इसी तरह भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, वहां पर आपको देखा जाए तो श्रीलंका है, जहां पर एक ऐसा देश, नहीं तो आप भारत में देखें, पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, नेपाल में देखें, हर जगह क्या है कि आपको प्रधानमंत्री का शासन है यहाँ पर। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में आप कन्याकुमारी अवस्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में देखा जाए तो आपको कन्याकुमारी की स्थिति देखने को मिलती है। ये सारी चीजें क्या है, ज्योग्राफिकल है। ज्योग्राफी में सबसे एक अच्छी जो पहलू आपको देखने को मिलती है वो है आपका पहलू है मैप।
मैप के साथ अगर आप इन चीजों को पढ़ें, ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैप अगर आपके पास है, इन क्वेश्चन को हल करने का हमेशा दिमाग में रहने का सबसे अच्छा तरीका है मैप में देखो भूटान की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, या फिर हम कहें भारत की तटरेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं, या फिर कब को कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप जरूर अध्ययन करिए, ज्योग्राफी को लेकर के सबसे अच्छा तरीका होता है। मैप बेस्ड सीरीज भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें सारे टॉपिक्स को हम मैप बेस्ड भी कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि एग्जाम है, वहां पर एक स्टैट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, तो उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी जो है स्थित है आपको भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम आपको समीप है तो कोलकाता है। भारत का वह नगर, देखिए यहां पर आपको जो क्वेश्चन होगा ये बेसिकली ऑप्शन आपको आ सकता है, उस ऑप्शन के बेसिस पे यहां पे आंसर है। तो वहां पर आपको सभी जो भी शहर आते हैं, राज्य आते हैं, तो उनकी समीपता स्थिति जो होती है वो क्वेश्चन के बेसिस पे बदल सकती है, ठीक है। तो उसको यहां पे जरूर ध्यान देना है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित जो नगर है यहाँ पे गांधीनगर है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है तो उदयपुर यहाँ पर आपका त्रिपुरा है। इसी तरह वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो है आपका मणिपुर। तो मणिपुर देखा जाए शहरों के नाम भी, राज्यों के नाम भी, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, समीप कौन है, दूर कौन है, इस तरीके देखा जाए कर्क रेखा को लेकर काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन सिर्फ कर्क रेखा पे बेस्ड बने। तो कर्क रेखा के बारे में आप जब भी पढ़ें रिवीजन करते समय उसको ध्यान रखना है। इसी तरह कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यहां पर गुजरती है, तो जैसा मैंने कहा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है 8 राज्य कौन से हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में यहां पर जरूर बताएं। तो कुछ क्वेश्चन जो है देखिए रिवीजन करने का अच्छा तरीका है। एक यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पूरा यहां पर डिटेल नहीं करके, बाकी सारी चीजें क्या है रिवाइज करने के संदर्भ में यहां पर आप तुरंत उसी को रिवाइज करें। अच्छा ये यहां पर बता दें बाकी चीजें क्या है, तुरंत उसे रिवाइज करें कि क्या वो चीजें याद हैं। तो यहां पर इससे क्या होता है, एक चीज मैंने बताई, 4 चीज आपको खुद रिवाइज करना है। तो इससे मल्टीपल टाइम एक बार मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप भी यहां पर रिवाइज करते चलेंगे। अब जैसे यहां पर है 8 राज्य कौन से हैं, तो मेरे साथ अगर आप पढ़ते हैं तो वहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिए, लगातार कमेंट करते चलिए जो भी आपको टॉपिक आ रहा है। जो नहीं याद आ रहा है उसे तुरंत एक बुक भी साथ में रख लो, या फिर जो भी है मैप है या फिर अपने नोट्स है तुरंत पलट के देखते भी चलो। तो यहाँ पे इस वीडियो का आपको फायदा और भी होगा यदि साथ साथ यहाँ पर आप जितना भी याद है उसको कमेंट करते चलो, जो नहीं है उसको साथ में यहाँ पर तुरंत देखते चलो, ठीक है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है, तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश जो है, यहां पर दोनों ही चीजें आपको आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किन 2 स्थानों को यहां पर एक दूसरे से पृथक करता है, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यहां पर एक दूसरे से अलग करता है। और कौन सा है 10 डिग्री चैनल। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो यहां पर 82 या 82.5 डिग्री पूर्वी जो है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या होगा, तो यहां पर क्या टाइम होगा उस समय 14:30 होगा। इसी तरह भारतीय मानक याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है, तो मिर्जापुर है। भारतीय मानक समय यानी कि IST लिया जाता है, कहां से लिया जाता है, तो प्रयागराज नैनी से लिया जाता है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो अवस्थित है कहां है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे से प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा, तो समय यहां पर 7 बज रहे होंगे। देखिए यहां पर ये जो टाइम होता है आपको इसके लिए अक्षांश और जो देशांतर बेसिकली जो रेखाएं हैं उनका यहां पर आपको देखना पड़ेगा, उनके माध्यम से कितने दूरी आप तय करते हैं, उसमें कितना यहाँ पे अंतर आ जाता है, कितना टाइम यहाँ पर फर्क पड़ता है। जैसे कि कई बार ये भी होता है कि ब्रिटेन में इतना टाइम हो रहा है, भारत में कितना टाइम हो रहा है, भारत में यहाँ पर न्यूयॉर्क कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो देशांतरी जो यहाँ पर आपको जो टाइम होता है, टाइम जोन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे यहाँ पर डिफरेंस होता है, चेंज होता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। पता है तुरंत रिवाइज करना है, नहीं पता है तुरंत जाके देखना है। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो कौन सा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पे एक चीज और है, भारत का पहला राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। दूसरा ये भी हो सकता है भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे बाद में सूरज दिखता है या सबसे बाद में यहाँ पे सूरज अस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको हो गया, पहला है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है,
भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूरज की पहली किरण किस देशांतर पर देखने को मिलती है? तो यहां पर देखें तो 92 डिग्री 30 मिनट यहां पर पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला यहां पर स्थान कौन सा है? उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किन किन देशों की? तो भारत और पाकिस्तान की यहां पर सीमा निर्धारण कौन सी करती है? रेड क्लिफ लाइन। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं आपको होंगी कहां पर? श्रीनगर में। तो यहां पर ये कुछ जरूरी फैक्ट हमने देखे। अगला देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय यहां पे क्या होगा? तो यहां पे संभावित 7 AM, यानी कि करीब 2 घंटे का अंतर है टोटल यहां पर अरुणाचल से लेकर के आपको यहां पर गुजरात तक के मध्य में। भारत का प्राचीनतम भाग देखा जाए कौन सा है? दक्कन का पठार। तो यहां पर पहला चैप्टर यहां पर हमने देखा कि भारत के सीमावर्ती संबंधी जो यहां पर सीमाओं को लेकर है, भौगोलिक स्थिति को लेकर है, वो हमने देखा। इसी तरह संघ एवं राज्य क्षेत्रों को लेकर के टॉपिक्स जो आता है, इसमें आपको कई सारे यहां पर आपको क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं उनको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, कौन सा है? गुजरात है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो यहां पर देखें दादरा एवं नगर हवेली की है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो दिल्ली है। इसी तरह सारनाथ कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहां पे देखिए लद्दाख है, 69,146 किलोमीटर। इसी तरह उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित की जाती है जब हम इसमें सिक्किम को शामिल कर लेते हैं। वह राज्य जो 3 तरफ से यहां पर बांग्लादेश से घिरा है, तो वो भी देखा जाए तो त्रिपुरा है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृश्य केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो आपको लक्षद्वीप है। और वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो देखा जाए तो गुवाहाटी है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को लेकर के एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको इसके लिए भी मैप बेस्ड चीजें हैं। मैपिंग में आपको सीमाएं आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक हमेशा से रहता है, जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ राज्यों की सीमाएं किसके साथ कहां लगती हैं, किसका उनसे सीमा निर्धारण करती हैं, वो भी होती है। इन सीमा के निर्धारण को लेकर अगर कोई नाम है तो वो भी आपको यहां पर पूछा जाएगा। इन पहलुओं को लेकर के रिविजन जरूर करें। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें सीमावर्ती देशों को लेकर के कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी भी यहां पर ले लेते हैं। देखिए मैकमोहन रेखा जो है सीमा का निर्धारण करती है भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य व संघ जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान के साथ हम सीमा साझा करते हैं। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो अभी हमने देखा वो त्रिपुरा है। वह राज्य, अब ये बताइए अच्छा त्रिपुरा किन किन से घिरा हुआ है? 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे घिरी हुई है? म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों को, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश म्यांमार से यहां पे लगी हुई तो मिजोरम है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम आपसे पूछा जाए तो वहां पे देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और सबसे बाद में यहां पर दक्षिण में सबसे देखा जाए तो कौन सा है? यहां पर मिजोरम है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन सुमेलित करके आए हुए, जैसे एक तरफ उन्होंने पूछ लिया कि भैया सूची में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट आपको दे दिए गए, तो उनकी अवस्थिति कहां पर है? जैसे कि एक है यहां पर घोघला जो कि दीव में पड़ता है, कासरकोड कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, तो ऋषिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले यहाँ पे ब्लू लैगून यहाँ पर आपके तट हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार देखा जाए तट से करीब 12 समुद्री मील तक यहाँ पर होता है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा यहाँ पे नहीं गुजरती है, तो मणिपुर में देखा ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह सुमेलित करने को लेकर दिया गया है, देखा जाए एक तरफ यहाँ पे कुछ चंडीगढ़, शांतिनिकेतन, धनबाद और आबू कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, स्थानीय क्षेत्र हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा है वो किस रूप में यहाँ पर फेमस है वो पूछा गया। तो देखिए चंडीगढ़ जो है एक प्रशासनिक नगर है, अभी भी देखा जाए तो मूल रूप से हरियाणा और पंजाब का। शांति निकेतन देखा जाए तो आपको एक शैक्षिक नगर के तौर पर यहाँ पर है। धनबाद जो है खनन नगर के तौर पर फेमस है, तो आबू जो है पर्यटन नगर के तौर पर आपको फेमस है। तो इस तरह कई उपनाम यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जो कि यहाँ पर किसी शहर के क्षेत्र के यहाँ पर है, उनको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
चलिए अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अब बात करेंगे अगला जो चैप्टर है भूगोल, भारत के भूगोल में पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों को लेकर के। तो पहले यहाँ पे पर्वत और पहाड़ों को लेकर के देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि एक तरफ सूची दी गई है जो दर्रे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे दी गई है आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दर्रों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि देवसा जो दर्रा है हिमाचल पड़ता है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, चांगला दर्रा यहाँ पर आपको लद्दाख में है और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। तो दर्रे एक ऐसा टॉपिक है जो कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। दर्रों को लेकर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको रिवीजन कराने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बता भी देता हूँ। जब भी आप भूगोल में, ज्योग्राफी में आप दर्रों के बारे में पढ़ें तो दर्रे सबसे पहले कहाँ हैं, पहली चीज कितने दर्रे किस राज्य में हैं, दूसरी चीज, तीसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है दर्रा जो है किन से किस क्षेत्रों को यहां पर जोड़ता है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये 2 से 3 तरह के क्वेश्चन है जो कि आपको दर्रों को लेकर के बनते हैं, इसलिए यहां पर दर्रे पढ़ते समय इस चीज का ध्यान रखें। और हाँ, मैप में पढ़ें, दर्रों को हमेशा मैप में पढ़ें, वो आपको हमेशा रिवाइज रहेगा। चलिए बात करते हैं डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा चोटी जो है पहाड़ी जो श्रृंखला पर स्थित है, किस पहाड़ी पर है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर आपको है डोडा बेट्टी चोटी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, हिमालय में त्रिशूल शिखर आपको देखा जाता है स्थित है। इसी तरह से एक तरफ यहां पर पहाड़ी और पर्वत दिए गए हैं तो दूसरी तरफ आपको भारतीय राज्यों में उसकी अवस्थिति के बारे में पूछा गया, जैसे कि बटेश्वर पहाड़ी है, कहां पड़ती है, भागलपुर बिहार। दूसरी है बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में, यहां पर तीसरा है चिन श्रृंखला है आपको मणिपुर में और चौथा है घोशी पहाड़ी है जो कि महेंद्रगढ़ आपको हरियाणा में पड़ती है। ऐसा ही है कुछ भारत के राज्य और वहां पर उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहां पर जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टी चोटी है नीलगिरी पहाड़ी पर। राजस्थान जो है गुरु शिखर चोटी पड़ती है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है सारामती चोटी है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, धूपगढ़ी चोटी है। अब यहां पर आपके लिए जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं रिवाइज करने के संदर्भ में, अगर आपको पता है रिवाइज भी करते चलिए मेरे साथ। अब यहां पर मैं आपको बोल दूं इन चोटियों की ऊंचाई कितनी है, क्या आपको पता है, डेटा क्या है कि कौन कितनी ऊंची, 1000, 2000, 1500, 2500, कौन कितनी चोटी यहां पर ऊंची है, क्या आपको पता है इनमें से? अगर पता है तो जरूर कमेंट में बताएं। अगला देखिए गुरला मंदाता शिखर कहां स्थित है। गुरला मंदाता शिखर देखा है तो हिमालय पर आपको स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है तो यहां पर देखिए इलायची जो कार्डेमम यहां पर पहाड़ी में आपको पड़ती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की नहीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, यहां पर आपको पीर पंजाल जो श्रृंखला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की यहां पर सबसे लंबी यहां पर पर्वत श्रृंखला है। इसी तरीके से भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है तो वहां पर धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर आपको खनिज भंडार वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पाई जाती है। एक यह है घनशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी जो खंड है बेसाल्ट है, लावा से बना है और इससे आच्छादित है। बताइए ये किस से संबंधित है, ये जो कथन है वो किसके बारे में यहाँ पर व्याख्यायित कर रहा है, तो देखिए पश्चिमी घाट जो है आपको ये सारा जो तथ्य यहाँ पर जानकारी दी गई किससे रिलेट करता है, पश्चिमी घाट से। कंचनजंगा शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है आपको पता है, भारत में। इसी तरह अक्षय चिन्ह का जो भाग है वो आपको लद्दाख पठार में है। वही हिमालय जो पर्यायवाची है वो देखा है तो इसका महान हिमालय है। पीर पंजाल जो श्रेणी पाई जाती है वो आपको जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो कौन कौन सी है, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य यहाँ पर स्थित एक घाटी है जिसको हम कुल्लू घाटी कहते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे नंदा देवी है। बे पहाड़ियों का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, क्या बनाती है, तो यहां पर आप देखें तो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं ये उसे बनाती हैं। इसी तरह कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं यहां पर केरल और तमिलनाडु हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां पर आप देखें अनाईमुडी है जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत आपको कहां अवस्थित है, तो नंगा पर्वत देखा है तो जम्मू एवं कश्मीर में आपको इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। लघु हिमकाल माना जाता है, लघु हिमकाल देखा जाए तो 1650 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक यहां पर आपको माना जाएगा। इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है उसको हम कहते हैं सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। और
कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी के यहां पर देखा है तो धौराधल और पीर पंजाल के मध्य यहां पर आपको स्थित है। अगला टॉपिक, अगला देखिए यहां पे पूछा गया सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यहां पर इसका आंसर हो गया शिवालिक हो गया। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां जो अवस्थित हैं किस हिमालय में स्थित हैं, तो लघु हिमालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह नर्मदा और तापी जो नदियां हैं इनके यहां पर देखा ये मध्य किसके मध्य स्थित है, तो यहां पर आपको सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर यहां पर आपको बहती हुई दिखाई देती है, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य यहां पर आपको नर्मदा और तापी नदियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह कुछ राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों को लेकर के यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की यहां पे डोडा बेट्टा है। इसी तरह कुछ यहां पर आपको देखा जाए तो जैसे कि कुछ और पर्वत चोटियां किन राज्य में पड़ती हैं, जैसे कि नोकरेक है आपको मेघालय में है, अगस्तमलाई है केरल में है, नंदा देवी उत्तराखंड की और देहांग देबांग आपको देखा है तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर आपको पड़ती हैं। अगला इसमें देखिए मैकाल रेंज कहां स्थित है, तो ये आपको देखा है छत्तीसगढ़ में है। जास्कर और लद्दाख जो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसका नाम लेह है। पठारी क्षेत्रों को लेकर मैदानी क्षेत्रों को लेकर भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि दंडकारण्य आपको कहां अवस्थित है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। मेघालय का पठार कहां आता है, तो प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत। और राजस्थान इसी तरह देखा है तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल जो है वो कब का है, तो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव के कारण यहां पर आपको राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल बना है। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसे भाबर कहा जाता है। तो इसी तरह अगर आपसे पूछा है खादर क्या होती है, ठीक है, बांगर क्या होती है, तो यहां पर इसका आंसर आप जरूर दीजिए खादर और बांगर क्या है। रिवीजन के संदर्भ से यहां पर कुछ क्वेश्चन में बीच में पूछता चल रहा हूं ताकि आप उसे रिवाइज भी करते चलो साथ साथ, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं अपवाह तंत्र की। अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अपवाह तंत्र को लेकर के भारत में नदियों के बारे में पूछा जाता है। भारत की जो प्रमुख नदियां, चाहे वो सिंधु नदी बेसिन है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनको लेकर के काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो पंचनद में देखा है सम्मिलित नहीं है, आपको सिंधु नहीं है। इसी तरह सिंधु नदी का उद्गम कहां है, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है उसका नाम है क्या है, सतलज है। इसी तरह दूध गंगा नदी की अवस्थिति कहां है, तो दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में पड़ती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, देखा जाए तो आपको किसकी है, झेलम की है। इसी तरह सोन नदी का वास्तविक जो स्रोत है वो है शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली जो नदी यहां पर आपको देखा जाए तो सतलज है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, यहां पर देखा है तो सतलज का उद्गम भारत के अंतर्गत नहीं आता है, चीन में है। वहीं व्यास और सतलज नदियों के मध्य जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम कहते हैं बिस्ट दोआब का क्षेत्र। तो यहां पर सिंधु नदी बेसिन को लेकर के यहां पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है सिंधु नदी बेसिन के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन सी भारत को यहां पर मिली है, कौन सी यहां पे पाकिस्तान को मिली हैं, तो ये भी यहां पे ध्यान रखना है। और हर नदियों को लेकर टोटल यहां पे 6 नदियां आती हैं, ठीक है। तो 3 भारत को मिली हैं, 3 यहां पर पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियों के तौर पर इनका विभाजन है। इनका यहाँ पर उद्गम स्रोत क्या है, ठीक है, और कवर क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको सिंधु नदी बेसिन को लेकर के समझना जरूरी है और क्वेश्चन के रूप में इनका ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को लेकर भी ऐसा यहां पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप यहां पर आपको स्थित है, तो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो देखा जाए तो आपको तिस्ता नदी हो गई है। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख जो गुण है वो क्या है, नदी अपहरण की एक स्थिति इसमें आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, वह नदी जिसके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है, तो देखा है तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का लगभग आपको देखा जाए तो स्रोत एक ही जगह से निकलता है। स्रोत कौन सा है दोनों का बताइए। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत का नाम क्या है, कहां से निकलती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का यहां पे नाम क्या है।
इसी तरह गंगा बेसिन के बारे में देखें, जो क्वेश्चन आपको बनते हैं, जैसे कि भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? तो जोंक नदी जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो आप ये बताइए जोंक नदी किसका यहाँ पर हिस्सा है, रिवाइज कराना मुझे आपको। देखिए यहाँ पे हर चीज, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या है? तो देखा जाए तो आपको पद्मा नदी यहाँ पर इसकी मुख्य धारा है। वह स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो वहां पर आपको देखें तो देवप्रयाग आपको मिलती हैं। अध्यारोपित नदी का यहाँ पर आपको उदाहरण कौन सा है? तो चंबल नदी जो है एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलती है। बेतवा नदी यहाँ पर आपको मिलती है किसकी? तो यहाँ पर यमुना नदी की यहाँ पर बेतवा जो है सहायक नदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है। तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा धाम पड़ता है? बद्रीनाथ धाम। गंगा नदी किस तरीके का उदाहरण है? तो देखा जाए तो एक पूर्ववर्ती नदी, अपवाह तंत्र का यहाँ पर एक तरह का उदाहरण जो है आपको गंगा नदी है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो यहाँ पर देखा है तो कोसी नदी जो है लगातार अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर यहाँ पर स्थित है। तो राप्ती नदी के किनारे आपको गोरखपुर नगर बसा है। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान में है। तो यहाँ पे गोमती जो नदी का मैदान नी स्रोत जो है, सॉरी गंगा नदी जो है उसका स्रोत जो है उद्गम मैदानी है। सहायक देखा जाए तो यहाँ पर आपको गंगा नदी के यहाँ सहायक प्रवाह धारा उत्तरी दिशा में देखा है तो सोन है। गंगा के सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में आता है सोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देख ला। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलिए गोदावरी नदी बेसिन के बारे में, जो कि दक्षिण भारत की यहाँ पर है। गोदावरी नदी के संदर्भ में कुछ नदियां और उनके यहाँ पे स्रोतों को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि यमुना का जो स्रोत है उद्गम स्थल यमुनोत्री बंदरपूंछ, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर महाराष्ट्र, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर नासिक और महानदी का सिहावा पहाड़ी यहाँ पर आपको पड़ता है, ठीक है। इसी तरह जिन राज्यों से होकर के गोदावरी नदी बहती है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक यहाँ पर आपको ये बहती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही सबसे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र किसका सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। वहीं कृष्णा बेसिन में को लेकर, कृष्णा नदी की सहायक नदियों को लेकर के यहाँ पर नहीं है कौन सा? तो यहाँ पर तेल नदी जो इसका सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी का यहाँ पे सहायक नदी कौन सी है, कहाँ से उत्पन्न होता है? कृष्णा और गोदावरी। यहाँ पर कृष्णा को लेकर के काफी यहाँ पे विवाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों के मध्य देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको यहाँ पर ध्यान रखना है। कृष्णा और कावेरी। चलिए अन्य नदियों के बारे में लेकर के यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आया, एक तरफ सहायक नदियां और उसकी मुख्य नदियों को लेकर के मिलान करना है। मालप्रभा देखा जाए कृष्णा की सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी हेमावती है, मंजरा जो है सहायक नदी है गोदावरी की, और प्राणहिता जो है गोदावरी की ही यहां पर आपको सहायक नदी है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है कौन सी है? तो देखा जाए तो आपको तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। मुख्य और सहायक नदियों को लेकर के एक बार फिर से क्वेश्चन आया है, जैसे कि गोदावरी वैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है, दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है, और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। तो नदियां और उनकी सहायक नदियों को लेकर के अक्सर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब या टैंक से आपको निकलती है कौन सी है? यहां पर देखा है तो ताप्ती नदी है। कोसी नदी का स्रोत स्थित है, कहां स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में आपको देखा जाए तो यहां पर इसका मुख्य स्रोत उपलब्ध है। वह नदी घाटी या बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी आपको देखने को मिलती है तो कौन सी है? महानदी जो है इसकी सबसे बड़ी यहां पर आपको नदी है। इसी तरह वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है आपको देखा है तो नर्मदा एवं तापी है। सही सुमेलित करते हैं, एक तरफ यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे नदी पर उसकी अवस्थिति है। तो कौन कौन से नदी घाटी परियोजनाएं किस नदी पर यहाँ पर बने हैं? जैसे कि रिहंद परियोजना है जो कि आपको किस नदी पर है? तो रिहंद पर है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे बना है। माता टीला यहाँ पे परियोजना जो है बेतवा नदी पे बनी है, और पोचमपात जो परियोजना है वो आपको गोदावरी नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी यहां पर कौन सी है? तो वैगाई है। वहीं पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है तो देखा जाए आपको नर्मदा।
रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। और भारतीय नदी जो एस्चुरी यहां पर आपको बनाती है वो है तापी। अरब सागर में गिरने वाली नदी है देखा जाए तो वो भी है आपकी तापी। तो यहां पर नदियों को लेकर के हमने यहां पर काफी सारे यहां पर आपको प्रश्न बनते हुए देख रहे हैं। अभी और भी प्रश्न यहां पर नदियों को लेकर के ही हैं, आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए, अमरकंटक के से उद्गम होने वाली नदी आपकी कौन सी है, तो यहां पर आपको नाम उसका है नर्मदा। नर्मदा को लेकर काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। गंगा नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यमुना है, गंगा है और साथ ही साथ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के पूरे नदी तंत्र को पढ़ना, इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, कौन से प्रमुख शहर इनके किनारे हैं, ठीक है, इनका जल ग्रहण क्षेत्र आपको कितना है और उनसे संबंधित तथ्य, कौन से प्रमुख नगर इनके किनारे हैं, कौन सा अपना मार्ग बदलती है, कौन यहाँ पर रिफ्ट घाटी से होती है, पहाड़ों से होकर निकलती है, उद्गम स्रोत क्या है। तो ये मतलब एक नदी के बारे में आप जब पढ़ें तो ये इंपॉर्टेंट नदी तंत्र हैं और यहाँ पर इनको लेकर के ही आपको प्रश्न बनते हैं, या तो उनके बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर आपको लगातार प्रश्न बनते हुए आप देख रहे हैं। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी तो देखा जाए तो आपको नर्मदा है। नर्मदा जो है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी, दो श्रेणियों के यहाँ पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है या बहती है, प्रवाहित होती है। कावेरी नदी का देखा जाए आपको उद्गम पूछ लिया गया, तो जो कि आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर निकलती है। वह नदी जिसका देखो उपनाम भी जोड़ लिए जाते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा आपको कावेरी है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है हुगली, और भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो वो है आपका दामोदर। दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से देखा जाए तो अपवाह तंत्र कौन सा रखती है, तो वृक्षनुमा। आपको मोस्टली आपको अपवाह तंत्र कैसा मिलता है दक्षिण भारतीय नदियों का, वृक्ष की आकृति का। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में यहाँ पे समझौते या स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन राज्यों का यहाँ पर नाम बताना है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य केन और बेतवा दो नदियों को यहाँ पर जोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पर उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इसी तरह हगरी जो है वो सहायक नदी हुगली है यहाँ पर आपको तुंगभद्रा की। संकोच नदी सीमा यहाँ पर बनाती है आसाम और अरुणाचल के बीच, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी है, तो महानदी जो है आपको डेल्टा का निर्माण करती है उड़ीसा में। दक्कन के पठार की नदियों का जो प्रवाह है वो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगले इसमें देखिए दो सूचियां यहां पर आपको दी गई हैं, जैसे कि गंगा जो है यहाँ पे सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो केन जो है वो आपको यमुना की सहायक नदियां हैं। नदियों के किनारे प्रमुख नगरों या शहरों को लेकर के क्वेश्चन भी यहां पर आपको बने हैं, जैसे कि विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो देखिए जाए धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित शहर है आपका विष्णु गंगा। इसी तरह धौली स्थित है किस नदी किनारे पर, तो भुवनेश्वर यहाँ पर है, धौली नदी किनारे आपको बसा हुआ शहर भुवनेश्वर है। लेह जो अवस्थित है कहाँ पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक की अवस्थिति कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे है। औरंगाबाद जो शहर का पुराना नाम जो था वो खिड़की था, और अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती यहाँ पर मना रहा है 600वीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए। नदियों के बाद अब देखा जाए अपवाह तंत्र को पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक यहाँ पे ज्योग्राफी में हम देखने वाले हैं वो है तटीय भाग एवं द्वीप समूहों को लेकर के, ठीक है। तो अलग अलग भागों को लेकर के यहाँ पर एक एक करके हम पढ़ेंगे, भारत के अलग अलग भाग, उनकी स्थिति, अवस्थिति और उनसे होने वाले यहाँ पे प्रश्नों की स्थिति। सबसे पहले पूर्वी भाग को लेकर देखते हैं। पूर्वी भाग में हम देखें तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है, यहाँ पर देखिए नागापट्टिनम। दूसरा देखते हैं कृष्णा, डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य जो स्थित तट है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा जो द्वीप किसके निकट यहां पर आपको अवस्थित है, पुलिकट झील के, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप समूह जो है पुलिकट झील के पास यहां पर अवस्थित है। पूर्वी घाट के साथ साथ पश्चिमी घाट को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहां, यहां पर आप देखिए कच्छ के रण। इसी तरह केरल का
कुट्टानाड या कुट्टानाडु जो प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला यहां पर आपको ये क्षेत्र है। इसके बाद वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु यहां पर आपको अवस्थित है, केरल है। द्वीप समूहों की चलिए बात करते हैं। द्वीप समूहों को देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप यहां पर नहीं है, वो कौन सा है? अमीन द्वीपी समूह। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य यहां पर आपको स्थित है वो कौन सा है? रामेश्वरम है। वहीं भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप यहां पर है वो कौन सा है आपको? सालसेट। सालसेट यहां पर देखा है आपको, प्राचीनतम यहां पर द्वीप है। इसके बाद पाक की खाड़ी अवस्थित है कहां? तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच यहां पर आपको अवस्थिति इसकी मिलती है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक यहां पर हिस्सा है? तो आपको पूर्वी घाट का। सूची 1 में देखा है आपको द्वीप दे दिए जाएंगे, सूची 2 में यहां पर आपसे पूछा जाए उनकी अवस्थिति आपको कहां है। तो अगर आपको द्वीपों की सही स्थिति नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को शायद ना कर पाए। जैसे कि पूछ लिया गया वेयंत शाखोधर ये कहां पड़ता है? तो यहां पर आपको देखें कक्ष की खाड़ी। ऐसे ही एक है पिरम। पिरम जो पड़ता है आपको खंबात की खाड़ी में है। द्वारका जो है आपको अरब सागर के तट पर, और दीव जो है वो आपको काठियावाड़ यहां पर आपको तट पर पड़ता है। अगला देखिए भारत में बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है कहां है? तो ये देखिए अंडमान द्वीप समूह में आपको इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में यहां पर आपको आता है वो कौन सा है? मिनिकॉय। अगला देखिए केरल तट को इस नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो केरल तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है कौन सा समूह है आपको? गोंडवाना समूह में सबसे ज्यादा कोयला प्रदान करता है। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा किसका है? तो यहां पर पूर्वी घाट का। तो ये हो गया आपके कुछ जो क्वेश्चन है द्वीपों, तटों इत्यादि को लेकर के। अब बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलों को लेकर के। यहां पे देखिए घाटियों को लेकर के सबसे पहले यहां पर रिवीजन करते हैं। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में आपको स्थित है कौन सा है? यहां पे देखिए सियाचिन है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात आपको अवस्थित है कहां है? तो देखिए यहां पर आपको छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है क्या है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की यहां पर स्थिति जो है वो विवाद का विषय है। इसके बाद सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद देखा जाए तो आपको सियाचिन है। इसी तरह फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो अवस्थित है आपको देखा जाए तो उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में आपको अवस्थित है वो कौन सा है? मिलाम। भारत का लगभग 2/3 जो कोयला पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? आपको दामोदर घाटी में। इसी तरह प्रपात को लेकर भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि एक तरफ आपको जलप्रपात दे दिया गया सूची में, दूसरी तरफ आपको नदी इत्यादि दे दी गई। जैसे कि देखा जाए शिव सुंदरम जलप्रपात जो है कावेरी नदी में बनता है। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। वट्टापराई जलप्रपात आपको पछयार नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर आपको बनते हैं। इसी तरह बड़ा घाघ प्रपात आपको देखा है तो बूढ़ा नदी पर आपको बनाता है। तो यहां पर ये कुछ आपको प्रमुख जलप्रपातों को लेकर के हैं। इसी तरह हम देखें तो आपको कुछ राज्य और गर्म झरने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आपको मणिकर्ण झरना पड़ता है। उड़ीसा में तप्तपानी आपको झरना गर्म झरना है। महाराष्ट्र में व्रजेश्वरी आपको गर्म झरना पड़ता है। तो राजस्थान में नारायणी जो है गर्म झरना पड़ता है। इसी तरह ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो है वो ग्रेफाइट यहां पर दिया हुआ है। अब आइए भारत के जलप्रपात अवस्थिति को लेकर कुछ और क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। जैसे तरफ कर्नाटक में बरकाना जो जलप्रपात है वो आपको कहां पड़ता है? कर्नाटक में। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में। तो वाझाचल जलप्रपात आपको केरल में है। वहीं पलानी जलप्रपात आपको देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक और क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल। कुंचिकल भारत में स्थित है कहां पर? तो कर्नाटक राज्य में आपको स्थित है। अब झीलों को लेकर यानी लेक्स को लेकर के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। कैसे? कि वह झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती, क्या आपको पता है कौन सी है? तो यहां पर देखिए पुलिकट झील।
कौन से दो राज्यों को सीमा साझा करती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारतवर्ष में अगर हम देखें तो सांभर जो है यहाँ पर आपको खारे पानी की एक झील है, सबसे बड़ी झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सभी बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सी? सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो आपकी चिल्का झील है। इसी तरह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी के साथ साथ मीठे पानी की जो है वुलर है, खारे पानी की चिल्का है, तो यहां पर आप देख सकते हैं खारे पानी की यहां पर सांभर है और मीठे पानी की यहां पर वुलर है। वह जलाशय या रिजर्वायर जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ था वो कौन सा है? इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है, रहस्यमय झील देखा है तो रूपकुंड जो झील है उसे हम रहस्यमय झील कहते हैं। इसी तरह पंबई की यहां पर जो मीठी नदी यहां पर आपको निकलती है वो है विहार झील। ठीक है, मुंबई की जो मीठी नदी निकलती है वो कहां की है? विहार झील से। चिल्का झील देखा जाए तो आपको उड़ीसा में है, फुलहर झील आपको उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह एक तरफ आपको हिमनद है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति को लेकर से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि सियाचिन हिमनद जो है वो आपको नुब्रा घाटी में है, बैफो हिमनद जो है आपको ब्राब्र हुलोह घाटी में है, बारा शिगरी हिमनदी जो है वो देखा जाए तो आपको कहां पड़ता है? चंद्र घाटी में है। तो वहीं सोना पानी जो हिमनदी आपको पड़ता है चंद्र घाटी लाहौल स्पीति में यहां पर है। चलिए कुछ दर्रे हैं, जैसे मैंने आपको कहा दर्रों को लेकर के क्वेश्चन रहते हैं। माना दर्रा कहां पड़ता है भाई? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। दीफू दर्रा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अघिल दर्रा कहां पड़ता है? लद्दाख में। तो यहां पर आपको इनको ध्यान रखना है। यह भी हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कौन से दर्रे किन किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं, नगरों को जोड़ते हैं, देशों को जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखें। दर्रे देखा जाए तो व्यापारिक आने जाने का मार्ग के तौर पर हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए यहां पर आपको उत्तरदायी है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ, जो इस समय यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह चौराबड़ी ग्लेशियर जो स्थित है कहां है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में यहां पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसी तरह भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा आपको स्थित है तो वो है सिक्किम। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आपको नहीं है तो वो है आपको खैबर दर्रा। तो यहां पर आपको दर्रों को लेकर के ये क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए नाथुला जो दर्रा है वो राज्य है में स्थित है, देखा जाए तो सिक्किम है। वह दर्रा जो लेह जाने का यहां पर रास्ता है तो जोजिला है। 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वो है चीन। तो चीन देखा है, नाथुला कौन सा है? भारत और चीन के मध्य व्यापार का मार्ग है नाथुला दर्रा। रोहतांग दर्रा जो अवस्थित है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह कुछ दर्रे और उससे संबंधित राज्यों को लेकर के अगर हम देखें तो बनिहाल जो दर्रा है वो है जम्मू एवं कश्मीर में, रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में है और बोमडिला जो दर्रा है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह सीप किला यहाँ पे जो दर्रा आपको है वो है हिमाचल प्रदेश में। मानसून और वर्षा एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में यहाँ पर भी काफी सारे तथ्यात्मक जो जानकारी उसे परिपूर्ण है, क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत की जलवायु का प्रभुत्व जो है वो है मानसून, मूल रूप से यहाँ पर उसे प्रभावित रहता है, उसी पर आधारित रहता है। अब यहाँ पे देखिए भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो केरल। वर्षा की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है? तो यहां पर अगर हम देखें तो वायुमंडल में कितनी नमी है इस आधार पर वर्षा कितनी होगी इसका निर्धारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखा है तो कौन सा है? चेन्नई है। वहीं एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जो है पहाड़ी स्थल में है और जिनकी खेती देखा जाए तो अभीष्ट यहां पर होगी, वो कौन सी है? यहां पर देखा है तो आपको चाय। इसी तरह उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा होता है? तमिलनाडु है। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वो होता है आपको लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है वो कौन सी है? आपको जम्मू कश्मीर है।
भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती यहां पर समझा जाता है और इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, लगातार वर्षा हो रही है, जम जाता है, कहीं इकट्ठा किया जाता है और इस कारण से भारत में वर्षा भी खूब होती है, सारा पानी बह जाता है और फिर से सूखे लाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति लगातार बनी रही है। इसके बाद भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो लघु औद्योगिक इकाइयों का होता है। अधिकतर औसत वार्षिक वर्षा वाला जो राज्य है यहां पर देखा जाए तो केरल है। वहीं हरियाली योजना जो संबंधित है आपको जल प्रबंधन से है। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में आपको वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। अगले देखिए, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य देखा जाए तो आपको पश्चिम बंगाल है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में यहां पर देखा है तो आपको कम है। वहीं शुष्कता दशा संबंधित होती है आपको निम्न आर्द्रता के कारण। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला राज्य या स्थान कौन सा है? स्थान देखा जाए तो आपको मासिनराम है। इसी तरह तड़ित मेघ कहते हैं, तड़ित मेघ किसे कहते हैं? तो यहां पर कपासी वर्षा को यहां पे तड़ित मेघ कहते हैं। लौटती मानसून से वर्षा होती है, यहां पर देखा कोरोमंडल तट पर आपको अच्छी खासी वर्षा होती है। भारतीय मानसून उस समय यहां पे प्रबल होती है जब ला नीना भी यहां पर आपको प्रबल होता है, तो मानसून भी यहां पर आपको अच्छा होता है और एल नीनो के आने से कमजोर हो जाता है। चलिए वन को लेकर के, फॉरेस्ट को लेकर के किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहां पर हम पूरा इसे रिवीजन कर रहे हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय यहां पर सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन का होता है वो कौन सा है? मालाबार तट। इसी तरह भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का यहां पर सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है वो कौन सा? यहां पर देखा जाए तो मिजोरम है। इसी तरह सदाबहार वन आपको पाया जाता है, सदाबहार वन देखा जाए तो आपको कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। इसी तरह भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन यहां पर आपको पाया जाता है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में आपको पाया जाता है वो कौन सा है? यहां पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में आपको सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वृक्षाच्छादित क्षेत्र यहां पर सर्वाधिक आपको कहां मिलते हैं? तो पूर्वी दक्कन के क्षेत्रों में। एक और क्वेश्चन है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है वो है आपका यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन यहां पर रखे गए हैं? आपके 1/3। इसी तरह राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रों पर यहां पे आच्छादित हैं वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, जहां पर 75% एरिया जो है वन आच्छादित है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्र यहां पर कितना है? तो देखा जाए वृक्ष आच्छादन 2.91% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्र देखा है तो 24.62% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहां पर? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान यहां पर किया गया है वो है आपका भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग कितना यहां पर पाया जाता है? 12% तक। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र आपको वन आच्छादित है कौन सा राज्य है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। सागौन तथा साल उत्पाद होता है कहां पे देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत यहां पर ये क्षेत्र आपको, इन क्षेत्रों में मूल रूप से आपको सागौन और साल देखने को मिलते हैं। भारत का वह राज्य और संघीय क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग यहाँ पे वनाच्छादित है देखा जाए तो मिजोरम भी है। ऐसा ही एक राज्य जहां पर वन की संख्या ज्यादा है।
भारत में मैंग्रोव वन आपको कहां पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा में आपको इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत यहां पर आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक वनों की स्थिति है, अर्थात मूल रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको वनों की स्थिति अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसके बाद वह राज्य जिसमें अनेक भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक जो संभावना होती है वो कौन सी है? तो अकाल और बाढ़ देखा है तो ये सबसे ज्यादा आपको इसमें संभावना रहती है। इसके बाद भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला यानी कि जोन ऑफ हाई सेस्मिक में यहां पर आपको नहीं आता है, वो यहां पर आपको है कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण देखा है तो आपको प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया होती है। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है कितने भूकंपीय जोन में? 4 में। किस प्रजाति के विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में यहां पर नहीं पाया जाता है? तो लगभग 50 वर्ष तक कोई व्यक्ति कोई यहां पर जीव है अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाएगा, उसे हम विलुप्त मान लेते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त वाला राज्य आपको बिहार है, वहीं सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो आपको उड़ीसा में आती हैं। चलिए अगला चैप्टर यहां पर अब ज्योग्राफी में एक और चैप्टर जो आपको देखने को मिलता है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं चट्टान या शैल या मृदा के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको भूकंप के साथ साथ आपकी चट्टानें किससे बनी हैं, उनका निर्माण, उनका स्थल, भारत के किस क्षेत्र में किनकी कैसी उपस्थिति है, इनको लेकर के प्रश्न यहाँ पर आपको बनता है। राज्यों के संदर्भ में, यहाँ पर खनिजों के संदर्भ में आपको ये भी प्रश्न आपको बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं चट्टानों को लेकर के आने वाले प्रश्न, जैसे कि मिट्टी और उनसे संबंधित राज्य। जलोढ़ जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश में, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, तो मरुस्थलीय मिट्टी आपको राजस्थान के राज्य के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भारत में जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो कौन सी है? तो यहाँ पर हम देखें तो गोंडवाना है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य वह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किस ओर खिसका है? उत्तर की दिशा में खिसकता हुआ चला गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो मृदा से संबंधित है, क्या संबंधित है? एडिफिक। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली जो मिट्टी है उसको हम कहते हैं रेगुर मिट्टी। और वहीं विभिन्न तंत्रों में भारत के कोयला निक्षेप डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत जो है आपको देखा है तो गोंडवाना तंत्र है। इसी तरह भारत के निम्न शैल तंत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव वाला पाया जाने वाला जो क्षेत्र है या तंत्र है वो कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में वह युग जिसमें हिमानीकृत यहां पर हुआ था वो था प्लीस्टोसीन हिमयुग। विंध्य शैलों में जिसका वृहद भंडार पाया जाता है वो देखा जाए तो आपको है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, कौन सा होता है? देखा जाए तो शिष्ट जो होता है वो शैल का कायांतरित तुल्यमान होता है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल आपको देखा है तो धारवाड़ रहा है, और धारवाड़ जो चट्टानों की विशेषता है कि अत्यंत रूपांतरित हैं, खनिज पदार्थों से यहाँ पर युक्त रहती हैं। मिट्टी के संदर्भ देखें जो काली मिट्टी संबंधित यहाँ पे तथ्य आपको पूछे जा रहे हैं, जैसे कि काली मिट्टी को जाना जाता है, किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो वहाँ पर रेगुर के नाम से जाना जाता है। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को यहाँ पर सोख लेती है, तो इसमें देखें काली मृदा है। काली कपास मिट्टी आपको जानी जाती है, किस रूप में यहाँ पे जानी जाती है? तो रेगुर नाम से। स्वतः कृष्य मिट्टी यहाँ पर कहा जाता है, स्वतः कृष्य मिट्टी यहाँ पर कपास की काली मिट्टी के रूप में। इसी तरह जलोढ़ मिट्टी को लेकर के यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, उनको लेकर के यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ राज्य है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट मिट्टी केरल और असम में, और लाल मिट्टी देखा है तो आपको तमिलनाडु में पाई जाती है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से यहाँ पर अत्यधिक प्रभावित है तो आपको चंबल घाटी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है वो आपको जलोढ़ मृदा है, और गंगा घाटी में बांगर मिट्टी आपको जो पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। इसी तरह लेटराइट जो मिट्टी है कहाँ मिलती है? आपको महाराष्ट्र में मिलती है। लावा मिट्टी जो है वो पाई जाती है आपको मालवा के पठार में।
भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है आपको देखा है तो उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आपको गुजरात राज्य में मिलती है। वहीं वह मिट्टी जिसका जिप्सम एवं कृषि के लिए यहां पर उपयोगी बनाया जाता है वो है आपको क्षारीय है। इसी तरह भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है आपको देखा जाए तो जस्ता है। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ह्यूमस, ह्यूमस किसका यहां पर उदाहरण है तो ये देखा जाए आपको जैविक कोलाइड। अब बात करते हैं सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना संस्तरों में देखा जाए तो आपको प्राकृतिक गैस पाई जाती है। घाट प्रभा नहर परियोजना जो स्थित है कहां पर है, कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना आपको स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना आपको स्थित है महाराष्ट्र में। तो तुलबुल परियोजना जो आपको स्थित है आपको झेलम नदी पे है। इसी तरह यहाँ पे कुछ परियोजना नदियां यहाँ पे दी गई जैसे कि उकाई नदी है तापी पे, जयकवाड़ी गोदावरी में, खड़क वासला मथुरा में, और मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पे यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ परियोजनाएं जो हैं कि नदियों पे बने हैं, नदी परियोजनाएं आपको पढ़नी है। इसी तरह बांध देखा जाए तो चेरुथानी बांध जो है उसकी अवस्थिति आपको पेरियार नदी पर है। इसी तरह मलम पुझा जो बांध अवस्थित है वो मलम पुझा आपको नदी पर स्थित है। साथ ही कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध जो आपको बनाया जाता है वो आपको भागीरथी नदी पर ही है। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना आपको चल रही है वो है आपको हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया जो बांध आपको देखने को मिलता है वो है टिहरी बांध। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो स्थित आपको है वो है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पे बनाया गया बांध का नाम तो यहाँ पे राजघाट बांध है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है, एडेन नहर है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में यहां पर किया गया वो नदी कौन सी है आपको भागीरथी नदी। इसी तरह सरदार सरोवर योजना में लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 4 राज्य हैं जो इस योजना से यहां पे प्रभावित हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है, कृष्णा नदी पर है। भारत का वह राज्य जो नागार्जुन सागर परियोजना का यहां पर हिस्सा है आंध्र प्रदेश है। मीठे पानी यानी कि कल्पसर परियोजना जो अवस्थित है वो किसकी यहां पर है, गुजरात की है। वह नदी घाटी परियोजनाएं जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को मिला है देखा है तो इसमें है आपको चंबल घाटी परियोजना का भी नाम आता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो लागू हो रही है वो किस नदी पे लागू हो रही है, बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है वो है आपको उत्तर प्रदेश में। रणजीत सागर जो बांध अवस्थित है किस पर है तो यहाँ पे रावी नदी पर है। तुलबुल परियोजना का जो संबंध है वो झेलम नदी से है। भारत का माला नहर जो तंत्र आपको प्रस्तावित है, माला नहर तंत्र जो है दिनशाज दस्तूर पर प्रस्तावित है। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का यहां पे संयुक्त कार्य है वो है तेलुगु गंगा। इसी तरह पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर का यहां पर उद्गम स्थल देखा जाए तो हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास यहां पर आपको देखा जाए तो सरयू पार मैदान। राजस्थान यानी कि इंदिरा नहर यहां पर आपको निकलती है सतलज नदी से। रोंगटांग जल परियोजना विद्युत परियोजना जो है आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं शिव समुद्रम जल परियोजना जो है आपको कर्नाटक में है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध यहां पर आपको स्थित है जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो बांध हो गई, सिंचाई परियोजनागत चीजें हो गई, वो यहां पर आपको देखा है एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। इसके बाद अगला है उन 2 राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बगलिहार परियोजना अवस्थित है। बगलिहार परियोजना अगर हम देखें तो चिनाब नदी पर स्थित है। इसी तरह
कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। वहीं मंगलम सिंचाई जो परियोजना है देखा जाए तो आपको केरल नदी पर है। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। वहीं फरक्का बैराज का निर्माण जो हुआ है वो आपको देखा जाए तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु यहां पर हुआ है। बकिंघम नहर का यहां पर मुख्य कार्य क्या है, बकिंघम नहर का देखा है मुख्य काम आपका सिंचाई और नौकागमन है। उसके बाद बड़े बांध बनाने का जो विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें आपको देखा है प्राकृतिक असंतुलन यहां पर आपको पैदा होता है। सबसे बड़ी यहां पर सिंचाई परियोजना कौन सी है, आपको भाखड़ा नांगल है। वहीं इंदिरा गांधी नहर के जल का जो स्रोत यहां पर देखने को मिलता है वो सतलज एवं ब्यास है। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में यहां पर दी थी वो कौन सी है, किसके राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से है। जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान से संबंधित है। इसी तरह कुछ योजनाएं हैं जो किन राज्यों से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है, जैसे कि पूछा गया मेटूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में है, हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, और कृष्णराज जो बांध है आपको यहाँ पे कर्नाटक में है। चलिए अगला टॉपिक आता है खनिज संसाधन को लेकर के। खनिज संसाधन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अलग अलग राज्यों में किस प्रकार के खनिज हैं, उनकी उपस्थिति कैसी है, कौन से वहां पर पहले स्थान पे हैं, कौन से लास्ट में आते हैं, तो इनको लेकर के आपके एग्जाम में खनिज संसाधनों को लेकर भी प्रश्न यहाँ पर बने। आइए खनिज संसाधन को लेकर के इसमें से देखते हैं क्या क्या टॉपिक आया है, क्या क्या पूछा गया है। जैसे कि कोडरमा, कोडरमा में प्रचुर मात्रा में कौन सा यहाँ पर खनिज पाया जाता है, तो अभ्रिक है। इसी तरह खनिजों को लेकर उनसे संबंधित खदान और कौन सी खदान किस राज्य में स्थित है ये क्वेश्चन है। जैसे कि दंतेवाड़ा जो खदान है छत्तीसगढ़ में है, तो नोवा मुंडी खदान झारखंड में है। सुंदर खदान जो है कर्नाटक में है, तो बैलाडीला जो आपको खदान है वो छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह कुछ खनिज और उससे संबंधित खाने आपको पूछ ली गई, जैसे कि तांबा जो खनिज है ये आपको तलोजा या तरेगांव खान से यहाँ पर आपको खनन की जाती है। लौह अयस्क का खनिज जो है ये बैलाडीला खान से यहाँ पर इसको निकाला जाता है। मैग्नीज खनिज जो है आपको बालाघाट खान से निकाला जाता है, और अभ्रक जो खनिज है वो आपको नेल्लोर खादान से यहाँ पर निकाली जाती है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क में प्रमुख हैं, उसमें से एक है उड़ीसा और दूसरा है छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का जो महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा एल्युमिनियम उद्योग जो है आपको कोरबा के क्षेत्र में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति यहाँ पर क्यों झरमे करता है, तो लौह क्षेत्र देखा जाए जो कुद्रेमुख है ये कैसा क्षेत्र है, एक लौह क्षेत्र है। छोटा नागपुर जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है किससे है, तो लौह अयस्क की यहां पर खोज से है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पाद केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में जो काफी दूर आपको स्थित है वो है भद्रावती। इसी तरह तांबा, तांबा को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन आया, जैसे कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस खनिज में, तो जस्ता में है। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है वो भी कौन सा है, राजस्थान में। बॉक्साइट को लेकर भी एक ऐसे क्वेश्चन आया कि भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो इसमें आपको उड़ीसा आता है और गुजरात आता है। कोयला को लेकर के जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, जैसे कि भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित जो क्रम है वो कौन सा है, रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। इसी तरह भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो क्षेत्र आपको कौन सा आपको जिसमें मिलता है, नैवेली। तो यहाँ पे नाम जरूर इसका इन सभी का ध्यान रखना है। देखिए सुमेलित कर को लेकर ही यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं, जैसे तरह कोयला क्षेत्र या कोयला खदान और उनसे संबंधित राज्य या खदानों को लेकर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे कोयला क्षेत्र उनकी अवस्थिति पूछी गई, जैसे माकुम कोयला क्षेत्र आसाम में है,
नामचिका कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दूसरा है, जैसे कि कोयला खदान और भारत के राज्य, तो झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा कोयला खदान झारखंड में, रामपुर हिमगिरी कोयला खदान उड़ीसा में और सोहागपुर कोयला खदान आपको मध्य प्रदेश में। इनको मैप में भी आप बना सकते हैं, याद रह सकता है, इनको याद रखना आसान हो जाता है अगर आप मैपिंग में देखते चलें, या आप मल्टीपल टाइम जरूर यहाँ पर रिवीजन में इस वीडियो का जरूर कर लीजिएगा। कोयला क्षेत्र रणजीत घाटी सिक्किम राज्य में है, तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है, बरेरा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में है और ललमटिया कोयला क्षेत्र आपको झारखंड में है। इसी तरह गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगढ़ा यूरेनियम और जावर जस्ता के लिए यहाँ पर आपको ये खदानें जो है फेमस है। कौन सा खदान से कौन से यहाँ पर आपको अयस्क निकाले जाते हैं या खनिज निकाले जाते हैं। इसी तरह भारत में कोयला 2008-9 के दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा रहे। विश्रामपुर में जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, देखा है तो कोयला जो है विश्रामपुर से यहाँ पर आपको खनित होती है, खदान है यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, खनन है, कोयला भंडार आपको सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है, तो यहाँ पर देखिए करीब 60% कोयला छोटा नागपुर पठार से निकलती है। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के यहाँ पर आपको विशालतम भंडार स्थित है वो है आपको तमिलनाडु में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है, तो यहां पर आप देखें छत्तीसगढ़ है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग देखा है ऊर्जा उत्पादन होता है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यहां पर आप देखें तो छत्तीसगढ़ है। और झझरिया कोयला क्षेत्र यहां पर आपको झारखंड में है, झरिया, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव देखा है तमिलनाडु में है। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक जो राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत देखा जाए तो आपको गोंडवाना क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर आपको जो पाया जाता है वो झरिया कोयला क्षेत्र में है। अब फिर से देखिए कोयला क्षेत्र उनकी अवस्थिति पूछी गई, जैसे कि तालचेर ये महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में है, सिंगरौली सोन घाटी में है और सिंगरेनी गोदावरी घाटी में आपको पाए जाते हैं। तो कोयला संबंधित हो गया। अब बात करते हैं अभ्रक को लेकर के, तो देखा जाए तो भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी है तो देखा जाए अभ्रक उत्पादन में। भारत सबसे बड़ी जो अभ्रक है मेखला पाई जाती है वो हजारीबाग, गया और मुंगेर में। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य है वो भी देखा जाए तो आपको आंध्र प्रदेश है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहां पे सीसा और जस्ता को लेकर के। इसमें देखिए भारत में जस्ते का अधिकतम जो उत्पादन है वो आपको राजस्थान में है। खदानों को लेकर के देखा है, खेतड़ी खदान तांबा संबंधित है, तो गिरिडीह खदान कोयला संबंधित है, सुंदरगढ़ खदान लौह अयस्क से संबंधित है, कोरापुट खदान बॉक्साइट से संबंधित है। एक अधात्विक जो खनिज नहीं है वो कौन सी है देखा जाए तो एपेटाइट। भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक जो राज्य है मध्य प्रदेश है यहां पर। अब यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण है और दूसरी तरफ यहां पर उनका मुख्यालय है। जैसे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर इसका मुख्यालय है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद इसका मुख्यालय है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। इसी तरह एक तरफ जो है सूची खनिज की दी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पर उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। जैसे चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है। कॉपर या तांबा का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो बिजली के सामान में होता है। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है हवाई जहाज के निर्माण में होता है और मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो इस्पात उद्योग में होता है। अब ये बताइए जैसे भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश है। इसी तरह
भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? कौन होता है? यहां पर देखा है तो कोयला होता है। इसी तरह जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर देखिए धारवाड़ तंत्र आता है। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर यहां पर है वो देखा जाए तो आपको ग्रेफाइट है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य जो है आपको देखा है तो छत्तीसगढ़ है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वो आपको ओडिशा है। इसके बाद भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, किसमें? थोरियम में। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जो जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है राजस्थान। अब एक बार फिर से यहाँ पे खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्रों को लेकर, जैसे तांबा मुसबानी इसका उत्पादन क्षेत्र है। लौह अयस्क का बादाम पहाड़ उत्पादन क्षेत्र है। मैग्नीज का छिंदवाड़ा यहाँ पर उत्पादन क्षेत्र है। और अभ्रक का हजारीबाग जो है आपको उत्पादन क्षेत्र है। बात कर लेते हैं अब ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिसोर्सेस के अंतर्गत, जैसे कि परमाणु ऊर्जा हो गई। वह स्थान जो परमाणु ऊर्जा शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कुडनकुलम, ठीक है, तमिलनाडु में। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना जो अवस्थित है तमिलनाडु में आपको स्थित है। इसी तरह कल्पक्कम जो प्रसिद्ध है वो परमाणु शक्ति संयंत्र के रूप में यहां पर आपको प्रसिद्ध है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3.3% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय जो ईंधन है उसका नाम है थोरियम। चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख शक्ति यहाँ पर परमाणु शक्ति केंद्रों की, और साथ ही साथ वहां पर वो किस राज्य में स्थित हैं। जैसे कि कल्पक्कम है। कल्पक्कम आपको कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। नरोरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। काकरपारा यहां पर कहां पड़ता है? गुजरात में। तो ट्राम्बे आपको देखा जाए तो महाराष्ट्र में आता है। अब यहाँ पे सूची 1 को 2 से यहाँ पर उसका स्थान कौन सा है और वहां पर किस कार्य के लिए यहाँ पर फेमस है, इसको लेकर के यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए, जैसे काकरापारा में क्या होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण में क्या हुआ था तो परमाणु बम का विस्फोट स्थल है। थुम्बा में क्या है तो रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा देखा जाए तो उपग्रह मोचक स्टेशन है। अब बताइए भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना कहां हुई थी? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग लगभग यहां पर कितना है तो मात्र 2% है। अब आज ये बात करते हैं यहां पर पवन ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा के संदर्भ में। इनको लेकर के क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः जो है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता करीब 150 मेगावाट की है वो कौन सी है? यहाँ पर तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य कौन सा है? यहाँ पर तमिलनाडु है। पनबिजली ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक यहाँ पर तटीय जो क्षेत्र यहाँ पर है वो कौन सा है? खंभात की खाड़ी या खंभात तट। बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई यहां पर देखा है तो कितनी है? 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर राजस्थान जो संबंधित है वो कहां पर संबंधित है? किससे संबंधित है? पनबिजली ऊर्जा केंद्र से। वहीं भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य यहां पर देखा है तो कौन सा आता है? कर्नाटक है। जल विद्युत गृह स्थित यहां पर है कोयना में। और भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र आपको कौन सा है? शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित जो क्षमता उत्पादन में प्रथम स्थान पे है तो यहां पर महाराष्ट्र आता है, जहां पे सबसे ज्यादा पनबिजली ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी तरह भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी यहां पे दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिड्रा पांग में। इसी तरह नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो है सतलज नदी में। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति के रूप में।
वहीं समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला जो संयंत्र आपको अवस्थित है वो कहां पर है? केरल। चलिए अब बात करते हैं यहां पर तापीय ऊर्जा को, जो कि यहां पर थर्मल पावर प्लांट है, कोयला से जो निर्मित होते हैं। तो कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में यहां पर आपको स्थित है, दादरी और सिंगरौली में। एनटीपीसी की सबसे जो पुरानी इकाई है वो भी यहां पर देखा है तो आपको सिंगरौली में स्थित है। ताप विद्युत गृह और उससे संबंधित राज्यों की अगर हम बात करें तो बाढ़ बिहार में, लारा छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में और गाडर वारा जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर कुछ ताप विद्युत यहाँ पर गृह हैं और उनसे संबंधित ये राज्य हैं। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं, कोयला आधारित शक्ति परियोजना भी सबसे ज्यादा हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन, वो किसका है? कोयले से उत्पादित होती है बिजली। भारत में ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक जो अंश है उसमें यानी कि थर्मल पावर प्लांट का है। कुंडनकुलम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो अवस्थित है वो यहाँ पर आपको देखा जाए तो तेलंगाना में, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपको तेलंगाना में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक जो स्रोत कौन सा है? वो भी आपका कोयला है। सौर ऊर्जा को लेकर देखें तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सर्वाधिक जो संभाव्यता वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका सौर ऊर्जा है। चलिए बात करते हैं पेट्रोलियम और गैस संसाधन को लेकर के, इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को लेकर के। जैसे कि आली आबेट तेल क्षेत्र जो है ये आपको गुजरात में यहां पर आपको पड़ता है। इसी तरह भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक जो राज्य यहां पर हैं, यहां पर राजस्थान और गुजरात है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है वो कहां पड़ता है आपको? गुजरात में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो वो भी असम राज्य में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की जो न्यूनतम संभावना है वो कहां है? तेलंगाना। भारत में अधिकांश गैस का उत्पादन किया जाता है कहां पर? बॉम्बे हाई में। इसी तरह गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है वो कौन सा है? कांडला क्षेत्र। इसी तरह वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना जो अवस्थित है कहां पर है? आपको देखा जाए तो प्राकृतिक गैस। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन यहां पर देखा है कहां हो रहा है? अंकलेश्वर में। इसी तरह उड़ान का एक गैस आधारित शक्ति जो परियोजना है वो आपको महाराष्ट्र में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता देखा जाए कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर एनएचबीजे गैस पाइपलाइन यहां पर निर्मित की गई थी वो कौन सी है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के द्वारा। इसी तरह पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र कहां पड़ता है? तो जामनगर में यहां पर देखिए पड़ता है। भारत में सर्वाधिक जो खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकूम में। इसी तरह 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहां स्थित है? तो गुजरात में है। अंकलेश्वर देखा है पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार आपको मिलते हैं कौन सा है? आंध्र क्षेत्र का तटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया वो क्षेत्र कौन सा है? तो देखा जाए तो अंकलेश्वर है। अब देखिए एक तरफ यहाँ पे तेल शोधनशाला है, दूसरी तरफ राज्य है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसमें देखिए कोयली ये आपको गुजरात में है, बरौनी आपको बिहार में है, करनाल आपको हरियाणा में है और हल्दिया यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में है। तो ये सभी की सभी क्या है? तेल शोधनशाला है। पेट्रोल के भंडार हेतु जो प्रसिद्ध है वो क्या होते हैं? अंकलेश्वर यहाँ पर देखा है पेट्रोल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसमें देखते हैं हाइड्रोजन ईंधन तेल वाहन रसायनों में उत्सर्जक के रूप में पैदा होते हैं, क्या करते हैं? जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत देखा जाए तो तेल और गैस हैं। वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है तो देखा जाए तो मोरन है। मोरन बताइए कहां पड़ता है? ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र ये कहां पड़ता है? इसका आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है कहां है? तो यहां पर देखें गुजरात। चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं सही सुमेलित करने को लेकर। जो पहला है यहाँ पे देखिए एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ यहाँ पे उससे संबंधित उद्योग है। जैसे कि अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो राउरकेला देखा है लौह इस्पात के लिए है,
कपूरथला जो है रेल कोच के लिए, तो बरौनी जो है आपको तेल शोधन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसी तरह इस उद्योग और उत्पादन केंद्रों के रूप में जैसे ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा फेमस है, एल्युमिनियम के लिए अलुपुरम केरल फेमस है, पटसन के लिए जगतदल पश्चिम बंगाल, और रेशम के लिए चन्ना पटना कर्नाटक जो है यहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन होता है। ऐसे ही और उद्योग और व्यापारों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, किन किन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है, उनका यहाँ पर स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें देखिए एक तरफ यहाँ पे जो है लौह इस्पात उद्योगों के बारे में जानकारी है, जैसे कि लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल के समीप यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सेलम है। भारत का वह नगर जहाँ प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका पानीपत है। भारत के सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, यहाँ पर आप देखें तो जामनगर है। वह देश जिसका सहयोग बोकारो स्थित कारखाने में यहाँ पे प्राप्त किया गया है वो कौन सा है, सोवियत संघ है। हिंडाल्को जो स्थापित है, कहां स्थापित है, तो देखा जाए तो रेणुकूट में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक का संयुक्त उपक्रम यहां पर है, कौन सा है, देखा जाए तो रूस का है। इसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष देखा है 24 जनवरी 1973 है। वहीं भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक शहर को नवरत्न का स्टेटस यहां पे दिया हुआ है, तो नालको को ये नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री जो अवस्थित है वो कौन सा है, तो रूपनारायणपुर में यहां पर देखा इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कृषि आधारित उद्योगों को लेकर के। तो पहला देखिए, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है वो है आपको काली मिर्च। भारत में केसर जो है मुख्यतः उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ उगाई जाती है, कश्मीर में। इसी तरह उर्वरक कारखानों में इफ्को के द्वारा संचालित यहाँ पर देखा है तो नहीं होता है, वो है सिंदरी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए यहाँ पर जाना जाता है वो कौन सा है, आकबारी कागज। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज आपको मिले हैं वहां पश्चिम बंगाल में, और अब यहाँ पर देखा तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कागज की मिले हैं, कारखाने हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। जबकि भारत में चीनी के जो प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है वो है यहाँ पर तेलंगाना में। भारत में रबर उद्योग जो स्थित है मुख्यतः आपको पंजिम में है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है वो है आपका केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े सर्वाधिक उत्पादन जो होते हैं वो होते हैं गुजरात से। वह उद्योग जो जौ सेवा के क्षेत्र उद्योग यहां पर नहीं है वो है शिक्षा। जो सेवा क्षेत्र उद्योग में शिक्षा जो है सेवा सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला जो उद्योग है वो है चाय। इसी तरह भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का जो निर्माण करता है मझगांव पोत यहां पर निर्माण यार्ड है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश कौन सा है, चीन है। भारत का वह राज्य जहां वोक्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया वो कौन सा है, चकन, पुणे। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, सिक्किम। बात करें अगर हम औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर के, इससे आने वाले प्रश्नों को लेकर के यहाँ पे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक प्रदेश और उससे संबंधित औद्योगिक केंद्र आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मुंबई और पुणे जो हैं, कुर्ला इनका औद्योगिक केंद्र है। कोलकाता से हुगली के बीच देखा है तो रिसड़ा जो है वो यहाँ पर इनका औद्योगिक केंद्र है। अहमदाबाद से वडोदरा के बीच कलोल आता है और मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु के औद्योगिक प्रदेश का औद्योगिक केंद्र यहाँ पे भद्रावती है। इसी तरह नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अब कहाँ पर अवस्थित है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग है तो यहाँ पर फेमस है वो है भोपाल। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहाँ पे शिव काशी केंद्र यहाँ पर आपको अवस्थित है वो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। चलिए अगला इसमें यहाँ पर आता है परिवहन। परिवहन सेक्टर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार आपको प्रश्न आते हैं। देखा इसमें परिवहन में रेल है, वायु है, सड़क है और यातायात, इन परिवहन को लेकर के क्या क्वेश्चन आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। और इसमें देखिए
वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है, धान अगर हम देखें, धान के आपके खेतों में पानी भर के इसकी रोपाई यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, तो इसमें देखें फेरस सल्फेट का होता है। इसके बाद रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या किस चीज का बाहुल होता है? तो एमाइलेज का। इसी तरह स्थानांतरित जो कृषि प्रचलित है वो कहां पर है? यहां पर आप देखें नागालैंड में है। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसकी अंतर्राष्ट्रीय यहां पर व्यापार कम होता है वो है चावल। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? यहां पर पश्चिम बंगाल है। इसी तरह जया, पद्मा, कृष्णा किस धान यानी कि सीरियल की यहां पर उन्नत किस्में हैं? यहां पर हैं आपको धान की हैं। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु यहां पर उपयुक्त बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख जो उत्पादक राज्य यहां पर देखा है तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा यहां पर देखिए दूसरी जो फसल आती है गेहूं, गेहूं को लेकर के कैसा क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो प्रदेश है यहां पर देखा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी है? तो गेहूं की यहां पर देखा है तो ये किस्म आपको मानी जाती है। इसी तरह रस्ट है जो गेहूं की फसल को होने वाला एक रोग जिसका नाम रस्ट है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड जो किया गया था वो 2000 किलोग्राम प्रति एकड़ रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं कहवा को लेकर के। कहवा यानी कि कॉफी। भारत में देश का सबसे अधिक कहवा उत्पादक जो राज्य है यहां पर आपको कर्नाटक। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक जो पाया जाता है वो है आपका कर्नाटक में। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य यहां पर है वो है कर्नाटक। अब बात करते हैं गन्ने की फसल को लेकर, शुगर केन को लेकर के। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार, गन्ने में रस की यहां पर मात्रा अधिक होती है देखा जाए तो दक्षिणी राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और अब यहां महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु यहां पर आपको पहले 3 स्थानों पर आ चुके हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती सबसे अधिक की भूमि है तो वहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि भूमि है गन्ने की। अगली फसलों को कुछ फसलों के बारे में आइए देखते हैं, जैसे जूट, कपास, सोयाबीन, तिलहनी फसलें, अन्य फसलों को लेकर के। इसमें देखिए भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है गन्ने का। भारत सबसे बड़ा जो उत्पादक है किस फसल का? गन्ने का है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत जो करता है। भारत की निम्न फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि के क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक यहां पर आपको प्रतिशत है तो वो भी गन्ने का ही है। भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्र यहां पर देखें तो पश्चिम बंगाल में है। इसी तरह वह देश जिसका कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक था वो था ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं कैसी होनी चाहिए? तो गर्म होनी चाहिए, आर्द्र भी होनी चाहिए और दीर्घ काल में यहाँ पे ग्रीष्मकालीन स्थिति होनी चाहिए। अब बात करते हैं सोयाबीन को लेकर। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन जो होता है वो कहां हो रहा है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है किसका है? तो मध्य प्रदेश के में है। सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है वो अगर हम देखें तो सोयाबीन के दाने में होती है। उसके बाद तिलहनी फसलों को अगर हम देखें तो पीतांबरी जो एक प्रजाति है वो आपको पीली सरसों की होती है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपको देखा जाए तो राजस्थान होता है। चलिए अन्य फसलों के बारे में भी यहां पर देख लेते हैं। अन्य फसलों में देखिए वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत यहां पे संरक्षित है वो है आलू। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वह फसल जो लवण सहिष्णु होती है वहां पर देखा तो चुकंदर होती है। खड़ी फसल की कटाई करने के पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले खेती।
मोटे अनाज वाली जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? यहाँ पर देखिए ऊंचाई वाले या ऊपरी क्षेत्र। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखा है जिप्सम एवं पाइराइट। इसी तरह 12 पूसा 1 ये प्रजाति किस फसल की है? तो देखा है तो गेहूं की है। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन यहां पर होता है वो कौन सा है? केरल है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से है। वहीं झींगा मछली उत्पादन जो वृद्धि संबंधित है वो किससे है? गुलाबी क्रांति से। वहीं दुग्ध उत्पादन जो वृद्धि संबंधित है वो यहां पर देखा है तो श्वेत क्रांति से है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी, काली, चंपा किस तरह किस फसल की किस्म है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूर की है। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से यहाँ पे प्रभावित होती है, सरसों यानी कि राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे ज्यादा यहाँ पर लाभप्रद होता है वो है आपको धान। ठीक है। इसके बाद आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली जो फसल है, यहां पर अरहर जो है उससे संबंधित रोग जो है फसल बीमारी है उकठा होती है। केसर की सबसे अधिक जो मात्रा उत्पन्न होती है वहां पर देखा है तो कश्मीर में होती है। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है देखा है तो झांसी है। इसी तरीके से वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वो है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति जो मृत हो रही है वो है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। इसी तरह वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं? मूंग और उड़द। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है वो कहां हो रहा है? केरल। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की कहां स्थित है? तो केरल में है। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, जैविक कृषि। मक्के की खेती कहां की जा रही है? तो देखा जाए तो वर्ष भर आपको मक्के की खेती की जा सकती है। शक्तिमान प्रथम और शक्तिमान द्वितीय अनुवांशिक परिवर्तन जो फसलें हैं वो भी किसकी की हैं? मक्का की हैं। झूमिंग सर्वाधिक जो व्यवहृत आपको है जो कृषि है, झूमिंग कृषि यानी कि यहां पर एक स्थान दूसरे स्थान वो आपको नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य देखा जाए तो आपका आसाम है। इसी तरह भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला जो अग्रणी राज्य है वो है पंजाब। इसी तरह स्टॉक फार्मिंग है किसका है? पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि यहां पर प्रारंभ कर रहा है वहां पर देखा है तो पंजाब में है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक जो है इडुक्की अवस्थित कहां पर अवस्थित है? तो केरल में है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है देखा जाए तो इंडोनेशिया है। इसी तरह मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में यहां पर होती है, आसाम में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक जो क्षेत्र है उत्पादन जो प्राप्त होता है वो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में होता है। इसी तरह भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है यहां पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो कौन सा है? तमिलनाडु है। वहीं दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता जो क्षेत्र पाया जाता है वो भी आपको तमिलनाडु तट पर है। कौशल यहां पर कौशल जो फसल की उन्नत प्रजाति होती है देखा जाए तो मूंगफली की है। भिंडी में पीत वर्ण शिरा की जो बीमारी होती है देखा जाए तो वहां पर सफेद मक्खी की होती है। इसी तरह भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार जो पाई जाती है वो तंबाकू के खेत में होती है। और भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन प्रथम स्थान रखता है वो है गेहूं, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य है। देखिए फसलों को लेकर के काफी सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको लेकर के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फसलों के उत्पादन में कौन सी फसल किस राज्य में
पहले 3 स्थान जरूर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और उन फसलों को लेकर के दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उनसे संबंधित होने वाले रोगों को लेकर के। तो ये जो टॉपिक्स हैं मूलतः आपको फसलों को लेकर के ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा फसलगत चीज़ों को लेकर के एक राज्य विशेष भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, किस फसल का यहाँ पर कौन सा राज्य उत्पादन कर रहा है, उससे संबंधित अनुसंधान केंद्र क्या है, उसमें नई तरह की कौन सी बीजें आ रही हैं, फसल हो रही है, ये भी यहाँ पर आपको बनता है। तो 3 से 4 तरीके के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फसलों को लेकर बनते हैं, इसलिए उनको अच्छे से रिवाइज करना है। इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं इन क्वेश्चन को रिवीजन भी करना है, समझना भी है, अपने साथ यहाँ पर डबल टाइम रिवीजन करना है, और इसको पढ़ने के बाद जो चीज़ें रह जा रही हैं, आपको जो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको एक बार से डिटेलिंग में जाकर बुक्स में नोट्स में यहाँ पर जरूर देखना है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इसमें वीडियो सीरीज में आपको रिवाइज करता चल रहा हूँ कि इस वीडियो सीरीज का एक तो फायदा है आपको क्विक टाइम में रिविजन करना, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो समझ में आएगा। दूसरा, जो चीज़ें भूल रही हैं, याद नहीं हो रही, उसे तुरंत यहाँ पर आपको देखेंगे, वो क्लिक कर जाएगी और आपको दोबारा वहाँ पर आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक जो प्रदेश यहां पर कौन सा है वो है आपका मध्य प्रदेश। इसी तरह भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा है, केरल है। महाराष्ट्र में वो फसल जो श्वेत वर्ण के नाम से यहां पर जानी जाती है वो कौन सी है, श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, वो है कपास। काजू का उत्पादक राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र है। विटीकल्चर के द्वारा यहां पर उत्पादित जो होता है वो है अंगूर। इसी तरह हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग जिनके लिए यहां पर आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो प्रदेश यहां पर है देखा जाए तो मध्य प्रदेश। इसी तरह भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है कितना, लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर है। भारत का वह राज्य जो सेतमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है यहां पर आपको कर्नाटक में होता है। वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है वो है राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित जो किस्म है वो है अल्फांसो, और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का जो स्थान आता है वो है चौथा। चलिए यहां पे सुमेलित करने को लेकर भी एक क्वेश्चन है, फसल और किस्म। जैसे वरुणा जो किस्म है ये सरसों की फसल की है, रचना जो किस्म है मटर की फसल की है, नीलम जो है ये अलसी की फसल की किस्म है, और राधे किस्म जो है ये चना की फसल के अंतर्गत आती है। तो कृषि के अंतर्गत होने वाले उत्पादन और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखा। अब बात करते हैं पशुपालन को लेकर, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ उनकी नस्ल को लेकर के क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखिए जैसे गाय, तो देवनी नस्ल जो है गाय संबंधित है। बकरी की जो नस्ल यहाँ पर होती है बर्बरी। भैंस की देखा जाए तो भदावरी, और गाय की देखा जाए तो यहाँ पे गिरी। ये सब की सब यहाँ पर जो पशु उससे सब नस्लें हैं। इसी तरह गाय की एक और नस्ल यहाँ पर आप देखें तो थार पारकर जो है ये भी आपको गाय की ही नस्ल होती है। इसी तरह स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पंजी उतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या होती है वो कौन सी है, राजस्थान। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी हैं जो कि पशुपालन है, कृषि से संबंधित यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और अन्य क्षेत्रों को लेकर भी हैं। जैसे कि कुछ नाभिकीय संयंत्र हैं, कुछ यहाँ पर उनके स्थान हैं, कुछ शोध संस्थान हैं, कुछ उनसे संबंधित उनकी स्थिति है। तो पहले नाभिकीय संयंत्रों को देखें। कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, और काकरापारा गुजरात में। कुछ शोध संस्थान उनकी स्थिति कहाँ है ये क्वेश्चन हो सकता है उनको मिलान करने को लेकर। जैसे कि शुष्क वन एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसी तरह 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी, पौंडीचेरी में। भारत का शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ स्थित है आपको, नई दिल्ली में। चलो अगला यहां पे देखते हैं। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है झांसी में। तो वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया था हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को में, जिसे हीराकुंड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है तो देखा जाए तो कानपुर में है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आनंद, गुजरात में है। वहीं भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो जोरहाट, आसाम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र में यहाँ पर इसकी स्थिति है। इसका केंद्र आपको वाराणसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो संस्थान आपको स्थित है ये आपको झांसी में है। वहीं गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1984 ईस्वी में। भारत का वन्यजीव संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इसका मुख्यालय देखा जाए तो आपको नागपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। एक तरफ खेती के लिए फसल चक्र को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे उत्पादन की वृद्धि होना, मृदा की उर्वरता को संरक्षित करना और मृदा के कटाव को कम होना, ये फसल चक्र के संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या क्रमबद्धता है उसको ध्यान रखना होता है। देखिए एक तरफ यहाँ पर फिर से सूची दी गई है कुछ संस्थानों की और दूसरी तरफ यहाँ पर उनका कहाँ पर किस राज्य में स्थित है वो पूछा गया है। जैसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राजस्थान में है। राष्ट्रीय अप्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में। इसी तरह भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र यानी कि अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्तावित जो नाम क्या था आपको भारती। फसल प्रणाली शोध निदेशालय ये कहाँ आपको स्थित है? मेरठ में। इसी तरह अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का जो नाम है वो है मैत्री। चलिए अब कुछ विविध तथ्यों को यहाँ पर लेते हैं और सेशन को हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम कुछ टॉपिक जो है पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का हम खत्म करते हुए देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए सूची 1 में यहाँ पे स्थानांतरण कृषि है और दूसरी तरफ यहाँ पर राज्यों के बारे में यहाँ पर आपसे है। जैसे कि एक पूनम भी एक स्थानांतरण कृषि है जो केरल में होती है। बोरा या बीरा स्थानांतरण कृषि मध्य प्रदेश में है। झूम स्थानांतरित कृषि आसाम में है और पोडू स्थानांतरणशील जो कृषि है वो आपको उड़ीसा में यहां पर होती है। अब यहां पे देखिए अगला है किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा यहां पर आपको बनाया जाता है? तो मोरेसी से। एक तरफ देखिए फिर से क्वेश्चन है सुमेलित करने को लेकर। एक तरफ यहां पर आपको कुछ सूची में दे दिया गया है व्यवसायों के बारे में और दूसरी तरफ यहाँ पर आप किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो उसके बारे में। जैसे कि मत्स्य पालन में मछली, फूलों खेती में फूल, रेशम की कीड़ों के पालन में रेशम और अंगूर खेती में अंगूर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस है। उनके बिना वो चीज़ें व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता है। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला रंग। कभी खरीदने अगर गए हैं तो आप जरूर इसे देख सकते हैं। औद्योगिकरण का अनुसरण जो करता है, ठीक है, नगरीकरण। जहां औद्योगिकरण, नगरीकरण तो औद्योगिकरण। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी आपको अवस्थित है देखा जाए तो कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं वहां पर आपको मध्य प्रदेश में है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में देखा जाए तो 14.2% रही। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण जो पाया जाता है वो महाराष्ट्र में है। एकाकी परिवार को यहां पर माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। इसी तरह फॉन एक स्थानीय पवन है जो कि स्विट्जरलैंड में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्राम जनसंख्या का 77.7% है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो स्थित है देखा जाए तो सुल्तानगंज में है और भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है देखा जाए तो कर्नाटक में। लास्ट के कुछ क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करते हैं और यहां पे आज का सेशन यहां पे समाप्त करते हैं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी हमने देखा सुल्तानगंज में है। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती करता है यहां पर फूलों की खेती में अग्रणी है वो है कर्नाटक। वह दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। एक तरफ यहां पर नृत्य दिए गए, दूसरी तरफ उनके कलाकार दिए गए जैसे कथकली कृष्ण नायर, कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी
भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, कथक जो है उमा शर्मा का। तो ये आज का सेशन यहाँ पर होता है समाप्त। ज्योग्राफी को लेकर के हमने जो सेशन अभी यहाँ पर स्टार्ट किया था, वहाँ पर देखा जाए तो भारत का भूगोल हमने इसमें कंप्लीट किया है। विश्व के भूगोल को लेकर अलग सीरीज यहाँ पर अलग टॉपिक लेकर आएंगे, अलग दिन यहाँ पर एक अगला वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज के इस सत्र का जो प्रयोग है आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करके करें। दूसरा जो काम, अपने सजेशन भी दे सकते हैं एग्जाम से पहले। इस वीडियो को देखिए और जो सेशन, जैसे मैंने आपको कहा, यूज़ कैसे करना है, सेशन को देखते देखते ही यहाँ पर आपको अपने नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। जो चीज़ नहीं आ रही उसको देख लेना है, मैप लगा लेना है और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखना है। एक तरीके से आपको ये रिवाइज करेगा आपको कितनी चीज़ें याद रह गई, कितना भूल रहे हैं। जो भूल रहे हैं उसको आप मैप में, नोट्स में यहाँ पर ज़रूर देख लें और जो चीज़ें आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताते भी चलें। तो इस तरीके से आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर अभी ज्योग्राफी, इतिहास को है वो भी अभी कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इस तरह के जो भी आपके जिस के विषय हैं हम उनको यहाँ पर एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे। आपको अपना सहयोग यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और वीडियो को यहाँ पर वायरल करें। बस ये इतना ही सपोर्ट आपको चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।